So good morning everybody. Welcome to CA Final SFM. And in fact, welcome to CA Final. How many of you are having your first session of CA Final? इसके पहले कोई बैच नहीं हुई है ऐसे बच्चे? Wow, that's great. SFM में हमको क्या पढ़ना है? चलो एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले. उसके बाद कुछ और बात करेंगे. कॉपी पेन लाए हो आप? वाह, सो नाइस ऑफ यू. कैलकुलेटर लाए हो? कितने बच्चे लाए हैं कैलकुलेटर? ओ, आधे ही हैं. लिखिए आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. देखिए, सबसे पहले लीज एंड हायर परचेज नंबर 1. लीज एंड हायर परचेज एक छोटा चैप्टर है. मुझे लगता है कोई 8 to 10 days, नॉट मोर देन दैट, इसमें समय लगता है. और इसके लिए आपका बेस ऑलरेडी बना हुआ है. आपने आईपीसीसी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था. मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको आता है, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपने पढ़ा था? अरे वाह. और क्या कैपिटल बजटिंग पढ़ा था एक बार? बहुत अच्छे से पढ़ा था. वहां पे जो लर्निंग्स आपको आई थी वो यहां पर भी काम आएगी अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालें. तो आईपीसीसी में कैपिटल बजटिंग में आखिरी में 2-4 क्वेश्चंस हम लीज फाइनेंस के भी हमने सॉल्व किए थे. ऐसा कितने बच्चों को याद आता है कि आईपीसीसी में लीज फाइनेंस का भी क्वेश्चन किया था? ओके. तो बस वही उसी लीज फाइनेंस का ये एक्सटेंडेड फॉर्मेट है. यहां हमको इसको और थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है. नंबर 2 चैप्टर आप लिखिए, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस. डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन चैप्टर बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है. मे बी 4-5 days, नॉट मोर देन दैट. उससे ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है. और बेसिकली ये डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर ही बेस्ड है. ज्यादा करके चीजें उसी में से निकल करके आएगी. काफी आसान है. नंबर 3 आप लिखिए, मर्जर एंड बिजनेस वैल्यूएशन. Merger and business valuation. It is again a small chapter, around approximately 8 days it will take. Merger एक ऐसा चैप्टर है जो सीए फाइनल के फर्स्ट ग्रुप के चारों पेपर्स में आता है. अकाउंट्स में मर्जर के अकाउंटिंग के बारे में बात चलती है. कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS 14. ठीक है. एफएम में इसके ऊपर हम फाइनेंशियल इफेक्ट की स्टडी करते हैं कि मर्जर करने से कंपनी को कितना फायदा है, कितना नुकसान है, वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ कम होगी. ओके. और ऑडिटिंग में अकाउंटिंग ऑडिट एज जो आप कंबाइंड पढ़ते हैं उसमें एज का रेफरेंस आता है. कंपनी लॉ में भी मर्जर का चैप्टर आपको होता है जिसमें बताया जाता है कि मर्जर के लिए आपको क्या लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है. इनकम टैक्स में भी मर्जर के कंसिक्वेंसेस डिस्कस होते हैं. तो मर्जर जो है ऑलमोस्ट आपके 5 पेपर्स में आता है. एफएम में जो मर्जर है वो बड़ा
कमाऊं पूत है, अच्छे नंबर कमा के देता है। इसके आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आप थोड़ा सा दिमाग और एफर्ट लगा के कर सकते हो और जिससे आप आसानी से नंबर कमा सकते हो। बट रियल लाइफ की मर्जर डील्स बहुत डिफिकल्ट होती है, उसमें और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आप लिखें। अब इसके बाद हमारा एक बड़ा चैप्टर आएगा, आप लिखें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। एक बार चालू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट है। सीए फाइनल में यही पढ़ने के लिए आप आए हो, क्योंकि बाकी सारी छोटी मोटी चीजें तो कहीं ना कहीं आपने आईपीसीसी लेवल पर भी पढ़ी है। नेक्स्ट आप लिखें डेरिवेटिव्स। अप्रोक्सीमेटली अ मंथ, 1 महीना इसमें लगता है तकरीबन। डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, मतलब अब डिफिकल्ट किस महीने में बोलें, दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में। अब वैसे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, आप यहां तक भी आ ही गए हो तो आगे भी चले जाओगे। सो नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू, मगर बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में इट इज रियली डिफिकल्ट। समय भी लगता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है अच्छा खासा। नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद में हम कुछ छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे वापस से। सॉरी, आप लिखिए नंबर 1। आप कितने चैप्टर्स लिख लिया आपने? 5। नंबर 6, आई एम सॉरी, नंबर 6 आप लिखें कंज्यूमर फाइनेंस। नंबर 7 लिखें फैक्टरिंग। आगे आ सकते हो आप लोग। कंज्यूमर फाइनेंस, फैक्टरिंग। नंबर 8 SGR, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, SGR। ये तीनों चैप्टर मिला के अप्रोक्सीमेटली 8 डेज, नॉट मोर देन दैट। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, 7-8 दिन में ये सब खत्म होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखें नंबर 9 ना। नंबर 9 हम पढ़ेंगे थ्योरी। अब थ्योरी में थोड़ा मैं आपको कुछ अलग से नोट्स दूंगा। आपको जो नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, अजमेर भैया नोट्स कहाँ हैं? नीचे रखें, ठीक है। यू कैन कलेक्ट योर नोट्स फ्रॉम द बेसमेंट, जहाँ नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काउंटर है, वहां से आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। नोट्स आर रेडी, आप आज भी कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ ड्यू रिसीट, ओके, अदरवाइज दे विल नॉट गिव इट टू यू। या फिर वो ठीक है, हम बात कर लेंगे उसके बारे में अभी आगे। नोट्स रेडी हैं, लेकिन एक थ्योरी नोट्स मैं आपको और अलग से दूंगा। नहीं तो जब आप नोट्स हाथ में लोगे फिर आप उसके पेजेस पलटाओगे, आप बोलोगे अरे सर इसमें आपने थ्योरी नहीं दी है, तो फिर क्या आप थ्योरी पढ़ाओगे भी नहीं। इसलिए मैं बता दूं कि थ्योरी नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, वो जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको दे दूंगा। अभी से आपको दे दूंगा तो घूम जाएंगे तब तक, जब तक हम पढ़ने जाएंगे उस समय तक तो। और थ्योरी में भी हमको कोई अप्रोक्सीमेटली 8 डेज का टाइम लगना है। अब समटाइम्स हम उसको कंबाइन भी कर लेते हैं, इकट्ठा 1.25-2 घंटे रोज थ्योरी पढ़ना। अपने बैच का टाइम 8:15 to 10 o'clock होगा, और 5 मिनट इधर उधर भी हो सकता है, 8:20 to 10:05 भी हो सकता है, और जल्दी भी हो सकता है 8:10 to 9:55 भी हो सकता है। पर यूजुअली 5 मिनट लेट ही होता है। पिछली वाली बैच छूटती है, उसके बच्चे बाहर निकलते हैं, आप लोग अंदर आते हैं, तो सारा सेटअप होने में समय लगता है। तो 8:15 से लेकर 10:05 तक आप अपना समय मान सकते हैं।
तो तकरीबन पौने 2 घंटे रोज इकट्ठे थ्योरी पढ़ना बोरिंग हो जाता है, तो कई बार थ्योरी और वो बाद में जो 3 चैप्टर्स के नाम मैंने आपको लिखवा है उनको हम मर्ज भी कर लेते हैं, मतलब आधा घंटा 1 घंटा थ्योरी पढ़ ली और बचे हुए टाइम पे हमने न्यूमेरिकल पढ़ लिया। और लास्ट आप लिखें आखिरी चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। अप्रोक्सीमेटली 15 डेज, 2-1 दिन ज्यादा ही लगेंगे बल्कि। एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सीए फाइनल में, आप उनको मार्क कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो, दूसरा डेरिवेटिव्स और तीसरा फॉरेक्स। और बेसिकली यही पढ़ने के लिए आप यहां पर आए हो। बाकी सारे चैप्टर्स, ओहो, इस पूरी लिस्ट में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बड़ा भारी तो लिखवाना ही भूल गया। वो कहां पे आएगा? वो आएगा डेरिवेटिव्स के बाद। डेरिवेटिव्स के बाद 3 चैप्टर्स का एक ग्रुप है, कैपिटल बजटिंग। बाद में लिख लो आप लास्ट में, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको बीच में। कैपिटल बजटिंग, दूसरा पार्ट है उसका रिस्क इवैल्यूएशन इन कैपिटल बजटिंग, और तीसरा पार्ट है उसका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एपीवी। ये तीनों मिलाकर के भी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम लेंगे, 25 डेज और सो, 25 दिन तकरीबन इसमें लगेंगे। पर कैपिटल बजटिंग आपने पहले पढ़ा है, लीज डिविडेंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर ही बेस्ड है। मर्जर कंपैरेटिवली आसान है। फैक्टरिंग अगर आपको याद आए तो आपने डेटर्स मैनेजमेंट के साथ आईपीसीसी में पढ़ा था, कुछ याद है आपको? थोड़ा धुंधला सा। कंज्यूमर फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड है। एसजीआर एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी इज ओके। तो बेसिकली 3 चैप्टर पर जो हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा वो होंगे पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ये सब मिलाकर के हमारी बैच का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स होता है। और अगर ये क्लास टाइम पे नहीं लगती, किसी कारण से पिछली बैच लेट छूटती है, 5-10 मिनट का अगर रोज डिले हुआ तो और 7 दिन एक्स्ट्रा मान सकते हैं हम। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स टू फिनिश द बैच। अगर आपको घर जाने की जल्दी है तो आई कैन हेल्प यू। जो लास्ट चैप्टर होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट होगा। तो आज से तकरीबन 1 महीने के बाद मैं आप लोगों के लिए, जिनको जल्दी घर वापस जाना है, उनके लिए एक शाम को वीडियो चलवा दूंगा फॉरेन। ये डेफिनेटली ये बात मैं इंदौर सेंटर के लिए ही कर रहा हूँ। जो और बहुत सारे हमारे 22-25 सेंटर पे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो रिकवरी शेड्यूल है वो इंडिविजुअल सेंटर वाइज ही डिसाइड होगा। वो मैं यहाँ बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकता रिकवरी का शेड्यूल। रिकवरी शेड्यूल की जब भी बात होगी इस क्लास में, वो सिर्फ इंदौर के लिए होगी। तो तकरीबन 1 महीने के बाद में मैं फॉरेन एक्सचेंज का वीडियो शाम को चलवा दूंगा। तो जिन बच्चों को जल्दी जाना है करके वो इसको पहले ही पढ़ लें। इसको हम बोल सकते हैं एडवांस रिकवरी। तो पहले ही पढ़ लें सो दैट आखिरी में 15 दिन 17 दिन जो भी उनका टाइम है वो टाइम सेव हो जाएगा। ओके, अटेम्प्ट कब है आप लोगों का? कितने बच्चों का यही वाला अटेम्प्ट है? दिस वन, 1 2, ओके, फ्यू, ऑल राइट। और इसके बाद नेक्स्ट, मतलब ये अटेम्प्ट मतलब कौन सा? नवंबर 15 ना? हाँ, ऑब्वियसली नवंबर 15 वाले थोड़े से हैं। और मई 16, नवंबर 16, इनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। और उसके बाद मई 17, अरे वाह, बराबरी पे हैं ये भी, गुड। मई 17 वालों के लिए मैं समझता हूं कि वो सही समय पर आए।
बाकी सबको मैं बोलूंगा कि आप लेट आए हो इस क्लास में, सूनर द बेटर, क्योंकि आप जब सीए फाइनल में बैचेस पढ़ना शुरू करते हैं तो आप शुरुआत में अकाउंट्स पढ़ सकते हैं क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है, एफएम पढ़ सकते हैं, क्यूटी पढ़ सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको पहले ही पढ़ना पड़ता है सो दैट ये भूल जाओ तो वापस रिकॉल भी हो जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस के लिए समय भी लगता है। उसके बाद ही आप थ्योरी पढ़ सकते हो। यूजुअली बच्चे ऐसे ही करते हैं, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ने कुछ भी तय नहीं करा है। उसके बाद ऑडिट एस पढ़ता है बच्चा, इसका जो कि शायद आगे हट जाएगा, वो पढ़ता है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट बैच पढ़ते हैं वो कंपनी लॉ पढ़ते हैं, पर कंपनी लॉ भी अब सुरक्षित है क्योंकि वो जो बदलना था वो बदल चुका है। और फिर लास्ट में जाके बच्चा डीटीएल और आईडीटीएल पढ़ता है क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाले सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मई 17 वाले समय पर हैं, कारण है कि उनको और भी बहुत सारी बैचेस सभी इसके बाद में पढ़नी पड़ेगी। हाँ, नवंबर 17, गुड, वेरी नाइस, यू आर हियर, नाइस टू सी यू, वेयर आर योर अदर फ्रेंड्स? बाकी बच्चे कहाँ हैं आपके, बाकी दोस्त, उनको भी बुला लो। वो सेकंड ग्रुप पहले पढ़, अच्छा सेकंड ग्रुप दे रहे हैं आईपीसीसी का? नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर तो उनको बोलना पास। हाँ, ऐसे कोई बच्चे अभी तो खैर होंगे नहीं, वो बाद में ही पूछना पड़ेगा। आईपीसीसी सेकंड ग्रुप के बाद ज्वाइन करने वाले मई 18 वाला तो कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे ना, नहीं मतलब वो 3 साल में डेट काउंट नहीं। मई 18, रेज योर हैंड। ठीक है, जो एग्जाम देके आएंगे फिर पास होंगे वो उनके लिए हो सकता है। वो नहीं, अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं ज्वाइन करी है अभी तक तो ऑब्वियसली आप सभी लोग आर्टिकलशिप में हैं। तो आप में से कितने बच्चे अभी लीव पर हैं, मतलब दूसरे शहरों से आते हैं बच्चे, छुट्टी लेके आते हैं? कितने बच्चों को रोज ऑफिस अभी नहीं जाना है, छुट्टी पर हैं, किसी भी तरह की छुट्टी पर? फ्यू। और कितने बच्चे रेगुलरली जा रहे हैं अभी ऑफिस? वेरी नाइस। अब देखो एक छोटी सी बात आप लोग समझो, 5 महीने की बैच है, इसमें कम से कम 3 बार आउट स्टेशन ऑडिट पे आप जरूर जाओगे, फॉर श्योर, मिनिमम। हाँ, बीकॉम, अरे बहुत चीजें हैं, मतलब इन 5 महीनों में क्या क्या दुर्घटना है आपके साथ होने वाली वो सुन लो। आउट स्टेशन ऑडिट पे जाओगे 3-4 बार, बीकॉम के एग्जाम दोगे, जीएमसीएस ट्रेनिंग करोगे, किसी प्रकार की वो आईटीटी 2 चालू हो गई क्या अभी? वो है ना, एडवांस आईटीटी। हाँ, एडवांस आईटीटी ट्रेनिंग करोगे। और अब शादियों का सीजन शुरू हो गया, कोई ने कोई आपके फर्स्ट कजिन की शादी होगी, और हिंदुस्तान में फर्स्ट कजिन की शादी होना मतलब एज गुड एज रियल ब्रदर सिस्टर की शादी होना। उसमें आपको इतना इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसकी शादी में नहीं नाचोगे तो आपकी शादी में कौन नाचेगा? दैट्स अ क्वेश्चन। तो वहां जाना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता भगवान न करे, लेकिन आप 5 महीने इंदौर शहर में रहोगे अपने घर से बाहर दूर, तो कहीं बीमार भी हो सकते हो, थोड़ा बहुत होना नहीं चाहिए वैसे आपको, लेकिन हो गए तो क्या करें फिर, वो भी एक प्रॉब्लम है। और क्या कारण हो सकते हैं आपकी छुट्टियां होने के जरा इसके अलावा? एक्सीडेंट, ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, हाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, ये भी एक कारण। और आपके पास कोई कारण है कि आप छुट्टी पे जाने वाले हो? ओके, शादी तो नहीं है किसी की? नहीं है अभी तक, तो चलो ये अच्छी बात है। इतनी सारी जो आपकी छुट्टियां होंगी ना, तो अब उस समय आपकी क्या साइकोलॉजी होती है और उसको कैसे हैंडल करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझ लें। कोई चैप्टर शुरू हुआ या बीच में है या टुवर्ड्स एंड है, और आपकी छुट्टी हो गई 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की। अब आप क्या सोचते हो कि यार ये चैप्टर तो अब रहने दो और नए चैप्टर से अफ्रेश स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें 1-1 महीने के 3 चैप्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव और कैपिटल बजटिंग, और 15 दिन का एक चैप्टर है, 17 दिन का फॉरेन एक्सचेंज। इन 4 चैप्टर में अगर आपकी 1-1 छुट्टी हो गई, 2-2, 3-3 छुट्टी हो गई, 7 दिन की छुट्टी हो गई, और आपने ये सोचा कि अब अगले चैप्टर से बैठेंगे, तो आई एम क्वाइट श्योर कि यहां जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से 50% स्ट्रेंथ इस बैच को इस बार में पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनके आगे की प्लानिंग पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप फिर अल्टीमेटली क्या होगा, नेक्स्ट बैच में आएंगे कि अरे सर वो ऐसे 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 अलग अलग कारणों से मेरा छूट गया था,
अब मेरा तो क्या है, फुर्सत में हूं, पिछली बैच में भी यहीं खड़ा था, इसमें भी यहीं हूं, अगली बैच में फिर पढ़ाऊंगा। पर आप बिजी हो, आप अगली बैच में वापस आना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप वीडियो रिकवरी अफोर्ड कर सकते हो हर चैप्टर की। इसलिए जो छूट जाए उसको छोड़ दो। जिस दिन आप वापस क्लास अटेंड करने की पोजीशन में हैं, अव्वल तो कोशिश करो कि उस छुट्टी को टाल दो। अगर जीएमसीएस ट्रेनिंग इन 5 महीनों के बाद हो सकती है, यू मस्ट डू इट आफ्टर दिस। अगर आईटीडी एडवांस ट्रेनिंग इन 5 महीनों के बाद हो सकती है, तो फिर आप उसको बाद में ही करना। और अगर बाद में बीमार पड़ सकते हो आप, तो उसको टाल दो। अगर सेकंड कजिन है और शादी में जाना रियली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके मम्मी पापा भाई बहन बाकी सब जा रहे हैं, अकेले आप नहीं गए तो कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं टूट जाएगा, तो कृपया ना जाएं। गाड़ी ध्यान से चलाएं ताकि एक्सीडेंट ही ना हो। बीकॉम का ईटीकेटी दे सकते हैं, बीकॉम का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आप जब चाहो दे सकते हो। और बीकॉम के लिए सिर्फ कितने बजे पेपर होगा आपका, कोई टाइम? वाह वाह, सब चीजें आपने मेरे बेस्ट टाइम में ही प्लान करके रखी है। तो बीकॉम में थोड़ा सा कुछ करें, ट्राई टू मैनेज। सॉरी, आउट ऑफ सिटी है तो फिर और मजेदार बात है। वंस इन ईयर है कि सेमेस्टर है? फिर नहीं, फिर तो चले ही जाना। वंस इन ईयर, कौन सा ईयर है? तो फिर अगले साल दे देना। सीरियसली, एक बार छोड़ दिया पहले, तो एक बार और सही। अच्छा, फिर सही, तो आपको जाना ही पड़ेगा कुल मिला के। यू आर बाउंड टू गो, ओके, देन यू आर फ्री टू गो, चले जाना। जहां तक कोशिश बन सके आप टाल दो छुट्टियों को, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में यही हो रहा है आजकल कि बच्चे आधी बैच पढ़ते हैं, आधी पढ़ते ही नहीं है। इसलिए आप 3 दिन की छुट्टी पे चले गए थे, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का जमाना है आजकल। आपके नोट्स आप साथ में कैरी कर सकते हो, 4-5 पेज के फोटो खींच करके ले जाओ और अपने दोस्त को बोलो कि भाई जो क्लास में पढ़ाया है उस सॉल्यूशन के फोटो खींचे और आपको व्हाट्सएप कर दे। एंड वेर एवर यू आर, आप उसको पूरे 1.25-2 घंटे में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने आधा पौना घंटा भी वहां निकाल लिया जहां आप हैं, और एक बर्ड्स आई व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू आपने फटाफट 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 देख लिया कि इस तरह से कुछ पढ़ा है यार, ये आधा आधा सा समझ में आ रहा है। ये आधा आधा सा समझा हुआ क्यों जरूरी है? क्योंकि जब चौथे दिन आप क्लास में आएंगे तो अपने आप को एकदम स्ट्रेंज न्यू फील नहीं करेंगे। आप अपने आप को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई एलियन प्लेस पे, कोई नई जगह आ गए, हे भगवान मैं कहाँ हूं टाइप से फीलिंग नहीं आएगी, और आप वापस से रिदम में आ जाओगे। वो छूटा हुआ शाम को वीडियो चलेंगे, उसमें आप कवर कर ले। अभी तक तो ये पैटर्न चल रहा है, इस बैच में भी कोशिश करेंगे ऐसे ही। शाम को 7 बजे वीडियो चलता है, अगर आपके पास कोई उस समय बैच नहीं हो तो, अदरवाइज अगली बैच में आप आके रिकवरी ले सकते हैं। शाम को 7 बजे वीडियो चलता है और मैं उसको इंटेंशनली 20 डेज लेगिंग में चलाता हूं। जो आज यहां पढ़ाया जा रहा है वो तकरीबन 20 दिन के बाद वीडियो में आएगा, सो दैट आप 20 दिन तक के भी ऑडिट पे गए हों, बीकॉम 25 दिन के एग्जाम पे भी गए हों आप, तो भी आप आकर के और शाम में उसको रिकवर कर सकें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूरा चैप्टर छूट जाए, नो वरी, शाम में कवर करेंगे। लेकिन जो बीच के 2-2, 3-3 दिन छूटेंगे, इसकी वजह से 7-7, 10-10 दिन का आप नुकसान मत करना। सुन तो आप रहे हो, पर क्या मानोगे इस बात को? आप जहां पे आप हो वहां पर आप उसको अपने दोस्तों से व्हाट्सएप ले लो, मेरी स्पेशल परमिशन से वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो। वैसे आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है क्लास में, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मेरी परमिशन ले जाइए और मैं आपके दोस्त को अलाउ कर दूंगा कि वो आप मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर ले और आपको व्हाट्सएप कर दे। वहां पे आप बैठ के सुन लीजिए, एंड दैट वे यू रिमेन कंटिन्यू इन द क्लास। क्योंकि बेटा इसमें आपका फायदा है। अदरवाइज एक बैच को 2 बार पढ़ोगे तो पूरे टाइम मैनेजमेंट की बैंड बच जाएगी और फिर आगे सब समस्या ही समस्या है, फिर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये बैच पढ़ने के बाद भी ये सब तो चलेगा, आउट सेशन ऑडिट, बीमारी, छुट्टी, वो तो अगली बैच में भी हो जाएगी।
कुछ बच्चे इतने बदनसीब भी देखे मैंने कि इस बैच में नहीं आए, सर अब अगली बैच में पढ़ लूंगा। मैंने बेटा शाम में वीडियो पढ़ लो सर, इतना लोड नहीं लिया जाता। और अगली बैच में फिर बीमार हो गया वो बच्चा, फिर नहीं कर पाया। उसकी अगली बैच में तो डिटेल पढ़ना था उसको, उसके अगले में तो अटेम्प्ट ही आ गया। सूनर द बेटर, जो काम जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। 800 नंबर का बड़ा भारी सिलेबस लेकर के आप बैठे हो और हर एक 100 नंबर में इतना बड़ा सिलेबस है कि वो अपने आप में 800 लगेगा। क्या आप लीव मैनेजमेंट की बात को कुछ समझ पाए? ओके, ऑलराइट। हाँ, कुछ आपके दिमाग में कोई सवाल? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट। हाँ, लेकिन एक चीज मैं फिर भी आपको बोलूंगा, जो बच्चे मई 17 नवंबर 17 वाले यहां बैठे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बात के लिए मोटिवेट करें। आई एम श्योर आपके कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो इस समय पर ये बैच करने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब जिन्होंने आईपीसीसी क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी वो ये सोच के बैठे हैं कि इतनी क्या जल्दी है, मतलब अभी से बैच कर लो, ये कोई बात होती है? एक बात हमेशा समझ लो, जब आपके पास ज्यादा टाइम हो तब आपका लेट हो जाना ज्यादा श्योर हो जाता है, क्योंकि आप क्या इतने अश्योर्ड हो जाते हो, कहीं आपको जाना है, अभी तो 3 घंटे की देर है, कोई बात नहीं, सो जाओ, मस्ती कर लो, टीवी देख लो, दूसरा काम कर लो, और आप दूसरे काम में इतने इन्वॉल्व हो गए कि बाद में फिर उल्टे आपको टाइम कम पड़ जाता। तो अगर जिनको आप अपने फ्रेंड्स कहते हैं, एक्चुअली अगर उनको अपने फ्रेंड्स मानते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनको एसएफएम के बैच में आना चाहिए, नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनको बोलो कि भाई बैचेस स्टार्ट कर लो, जो उनका मन पड़े सीए फाइनल में वो बैच ज्वाइन करें, अकाउंट्स पढ़ लें शाम को, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ें, क्यूटी पढ़ें, न्यूमेरिकल पढ़ें शुरुआत में, हालांकि अगर अटेम्प्ट दूर है तो अपने फ्रेंड्स को आप थोड़ा सा मोटिवेट करो। जैसे आप आ गए हो, आप अच्छे बच्चे हो, तो उनको भी थोड़ा अच्छा बच्चा बनाओ और उनको भी साथ में लेकर के आ जाओ कि स्टार्टिंग, सो दैट लास्ट में एकदम से बर्डन एक्यूमुलेट ना हो जाए। चलिए तो हम पढ़ना शुरू करें फिर। थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक एक बार हम देख लें, या देयर इज नो नीड, आई कैन डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। शुड आई गो विथ सम बेसिक? ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिखो लिखो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और हाँ, कैलकुलेटर जरूर लेके आओ कल से एवरीबडी। आज तो मोबाइल फोन से काम चला लो आप, लेकिन कल से कैलकुलेटर आप जरूर लेकर के आओ, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हाँ, इसमें सबसे पहले आप लिखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। अच्छा, आपको ये तो पता है ना, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड व्हाट एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पीछे वाले बच्चों की आवाज नहीं आई। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एफएम मतलब मनी का मैनेजमेंट, जो पैसा आता है उसको प्रॉपरली मैनेज करो, जो पैसा जाता है उसको प्रॉपरली मैनेज करो, और उससे क्या अचीव करना चाहते हो आप? पैसा आपके पास और ज्यादा बढ़ जाए। यू वॉन्ट टू बी वेल्दी, डू यू रियली? डू यू वॉन्ट टू बी वेल्दी? क्या आप लोग धनवान होना चाहते हैं? आप में से कितने बच्चे गरीब होना चाहते हैं? रेज योर हैंड।
एक हाथ गलती से उठा है, तथास्तु बोल दूंगा मैं, आसपास वाले आमीन कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, फिर दुआ कबूल हो जाएगी तो समस्या में आ जाओगे। डेफिनेटली वी वांट टू बी वेल्दी। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, बट मनी कैन बाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आजकल ऐसी चीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है जो पैसे से खरीदी जा सकती है, तो इसलिए हम ज्यादा पैसा चाहते हैं। आप लोग भी चाहते होंगे ना कि एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, फिर 3 लाख रुपए साल का पैकेज मिले आपको। नहीं, ज्यादा है, कम है, तो कितना पैकेज, थोड़ा बी रीजनेबल, हाँ, कितना पैकेज होना चाहिए वंस यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ, 10, 6, 8 लाख। महंगाई का जमाना है, 7-8 लाख रुपए साल आपको मिले और 20-25 लाख मिले तो मजा आ जाएगा उसके बाद तो। और क्या चाहते हैं आप? आज से 20 साल बाद आपकी असेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चलिए बताओ, कम ऑन क्विक। पापा के पास कितने पैसे हैं आज, ये बताओ। पापा ने बताया ही नहीं आपको, क्या साबित होता है इससे? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूं, चलो बताओ जल्दी, कितने पैसे चाहिए आपको? आज से 20 साल बाद कितने रुपए की मार्केट वैल्यू के एसेट्स आपके पास होनी चाहिए? लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी। 15 से 20, हाँ रीजनेबल है। 15 से 20 करोड़ रुपए होने चाहिए आपके पास 20 साल बाद। 20 साल बाद 20 करोड़ रुपए तब होंगे जब कम से कम, ज्यादा हो गए क्या? 1 करोड़ रुपए साल कमाओगे तो 20 साल में 20 करोड़ होंगे, और खर्च कुछ भी नहीं करोगे तो 20 करोड़ होंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी वेल्दी, देन यू विल हैव टू मैनेज मनी प्रॉपरली, फॉर श्योर। एफएम का ऑब्जेक्टिव वही है जो आपका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने आईपीसीसी यहां नहीं पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओहो, तो मुझे बीच बीच में थोड़ी पुरानी बातें बोलनी पड़ेगी। ऑल राइट, गुड। आपका और एफएम का ऑब्जेक्टिव एक ही है। एफएम बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और आप थोड़ा ध्यान दें खुद पर, तो आप भी तो यही चाहते हैं। सीए क्यों कर रहे हो? क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू अ जॉब बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू प्रैक्टिस? और बच्चे हुए मैं भी पूछ लेते हैं, बिजनेस? ओके, टीचिंग? हाँ, अभी ये भी बच्चे सोचने लग जाते हैं। और बच्चे हुए क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? यार कुछ करेंगे, अभी सोचा नहीं है, मे बी लाइक दैट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना है? क्योंकि अल्टीमेटली पैसे कमाना है। आप अगर सुबह से शाम तक की अपनी एक्टिविटी पे ध्यान डालें, बल्कि पूरी दुनिया के कामकाज करने का तरीका देखें, तो सबको अल्टीमेटली पैसा ही चाहिए। जो साधु महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं, मोह माया है, उनके भी 5-5 करोड़ रुपए के पंडाल लगे हुए हैं, और एक एक प्रवचन का कलेक्शन सेवरल करोड़ में होता है। वो हाथ नहीं लगाते हैं उस पैसे को, मगर उनकी ट्रस्ट में तो जाता है। सो एवरीबडी एंड एवरी एक्शन इज फॉर मनी। हर चीज पैसों को लेकर के है। जिनमें थोड़ा बहुत नहीं है, वहां कहीं कम है पैसा, मगर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज सिर्फ इसलिए है हमारी क्योंकि हमको ज्यादा पैसा चाहिए। तो आपका और एफएम का ऑब्जेक्टिव में कितना जबरदस्त सिंक्रोनाइजेशन है, कितना अच्छा अलाइनमेंट है। एफएम बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और आपने तो इस धरती पे अवतार ही इसलिए लिया है। व्हाई आर यू हियर? कौन हो आप? आत्मा। और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष। कितने बच्चे मोक्ष प्राप्त करना है? बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा सर, लेकिन पैसा तो चाहिए। ओके,
अल्टीमेटली आप पैसे कमाना चाहते हो, जिंदगी का आपका एकमात्र उद्देश्य जो है ले दे करके, बाकी सब साइड में, क्योंकि पैसा है तो बाकी सब हो जाएगा अपने आप से। एफएम भी यही बोलता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसलिए एफएम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लाइफ के काफी नजदीक होते हैं। एफएम अच्छा पढ़ोगे तो लाइफ में हेल्प करेगा, लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो हर जगह एफएम नजर आएगा। थोड़ा समय लगेगा, 4-5 महीने मेरे साथ बिताओगे तो आपको जगह जगह एफएम दिखने लग जाएगा। सड़क पे बस चल रही है, आपको एफएम दिखेगा। शादी में खाना खाने जाओगे, एफएम नजर आएगा। सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, एफएम ही दिखेगा, क्योंकि एफएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके ऑब्जेक्टिव से एकदम अलाइंड है। इसलिए आपको एफएम हर जगह पे नजर आएगा। अब वो थोड़ी सी आंख खोलनी पड़ेगी, वो मैं 4-5 महीने में कर दूंगा ओपन। योर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैच एंड माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैच आर डिफरेंट, मे बी। आप यहां हो क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक सब्जेक्ट रखा है एफएम। आप यहां हो क्योंकि आपको इस पेपर को पास करना है। सर 50 भी आए तो चलेगा, बाकी मैं देख लूंगा। कुछ लोग टारगेट बड़े हैं, 50 नहीं सर 60-70 आने चाहिए, 80-90 आने चाहिए ताकि ऑल इंडिया रैंक आ जाए, या कम से कम यहां 60 आए तो एग्जामिशन आ जाए। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, वेरी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा से ज्यादा नवंबर 17 तक लेके जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जब इन 5 महीनों में आप मेरे साथ रहें तो जो आप सीखें वो नवंबर 17 तक नहीं, नवंबर 27 तक, नवंबर 37 तक नहीं, पास तो आप पहले ही हो जाओगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज। वो नवंबर 27, नवंबर 37, नवंबर 47 तक आपको लेकर के जाए। आपकी सक्सेस इस बात में है कि आपको 50 नंबर आ जाएं। मेरी सक्सेस इस बात में है कि आज से 10 साल या 20 साल के बाद भी आप मुझे एक बार याद कर लें, 20 years डाउन द लाइन, और यार क्या बात सीखी थी, मजा आ गया, इट इज स्टिल हेल्पिंग। वो मेरी सक्सेस है। बाकी तो वो अभी जो एग्जाम में मार्क्स आते हैं 70, 80, 90 ढेर सारे, अभी आपको बुक मिलेगी, उसके पीछे सब छपा हुआ मिलेगा कि अभी रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट में बच्चों के कैसे नंबर आए, आपके भी आ जाएंगे, रैंक भी आ जाएगी, वो ठीक है, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव परस्यू करोगे तो उसमें थोड़ा सा और उल्टे पीछे रह जाओगे। 70 टारगेट करोगे 50 आएंगे, 50 टारगेट करोगे 30 आएंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव आप परस्यू करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव तो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अच्छा नॉलेज गेन कर लिया तो अच्छे नंबर तो खुद ब खुद आ ही जाएंगे, दैट विल फॉलो। होप यू अंडरस्टैंड एंड विल कोऑपरेट। तो अगर आप करेंगे कोऑपरेट तो मैं सिलेबस की बाउंड्रीज से बाहर भी निकलूंगा और हम प्रैक्टिकली भी सब्जेक्ट को देखना चाहेंगे। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो इट्स ऑल राइट, क्वेश्चंस तो मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा ही आपको। हाँ चलो फिर से टॉपिक पे आ जाएं। क्या लिखा आपने? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला फॉर्मूले के लिए टाइटल लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। लिखा टाइटल आपने? क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का? पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 + r टू द पावर n। जो बच्चे थोड़ा ज्यादा पीछे जाके बैठ गए हैं तो आगे पूरा खाली है। यहां आके बैठेंगे कल से तो बोर्ड पे अच्छे से दिखेगा आपको। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाय 1/1 + r टू द पावर n। दूसरा फॉर्मूला लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू present value of annuity is equal to
ए इंटू क्या फॉर्मूला है बोलो, 1 माइनस 1/1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय आर। फिर तीसरा फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, टाइटल लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। बोल सकते हैं आप फॉर्मूला? कितने बच्चों को आता है एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला? हाथ उठाओ, बोलिए, कोशिश करिए। ए इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 plus r. Same as the formula for annuity. The only difference is that you have multiplied it by 1 plus r. फिर इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। ये भी एन्युटी के जैसा ही दिखता है फॉर्मूला, ए इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय आर into 1/1 plus r to the power m. वन अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर m। फिर इसके बाद में या पहले इस पर हम एक एक छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे के फॉर्मूला लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, calculate present value of rupees 1 lakh at 11%, present value of rupees 1 lakh at 11% for 7th year 7वां साल। इट्स वेरी सिंपल, 1 लाख बोला ना मैंने, इंटू 1/1.11 रेज़ टू द पावर 7, कितना आया? 48,166। किसी भी लेवल पे कोई चीज आपको ना समझ में आए तो आप तुरंत हाथ उठा के पूछ लें। ऐसा नहीं हो कि आप 15 दिन बाद जाकर के बोलें कि सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आया, तो फिर 15 दिन का कैसे समझाऊंगा मैं आपको बिठा के। जब जो नहीं समझ में आए, देखो आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से हो,
अलग अलग शहरों से आए हुए लोग हो, आपकी ग्रेस्पिंग पावर अलग है। कोई हिंदी मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, किसी का अटेम्प्ट दूर है, किसी का पास है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई खराब है, किसी ने आईपीसीसी बहुत अच्छा पढ़ा था, किसी ने ठीक ठाक पढ़ा था। तो हर जगह आपकी ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग रहेगी। कोई कंसेप्ट इनको लगेगा कि बहुत फास्ट पढ़ा दिया, वहीं उनको लगेगा कि अरे सर कितना स्लो पढ़ा रहे हो। सेम कंसेप्ट, टू डिफरेंट पीपल विल हैव टू डिफरेंट फीलिंग्स फॉर द सेम कंसेप्ट ड्यू टू योर डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो मैं आप में से हर एक इंडिविजुअल की स्पीड को मैच नहीं कर सकता, मैं आपकी एवरेज स्पीड से चलूंगा। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि स्लो हो गया है, तो उस बीच में आप अपने व्हाट्सएप वगैरह चेक कर लें। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत फास्ट हो गया है, तो फिर आप मुझसे इमीडिएटली उसी वक्त क्लास में पूछ लें, विदाउट लेट। हाँ, ये कैलकुलेशन सबको आता है? रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू of annuity of rupees 50,000 at the rate of 12% per annum for 5 years। चलो कैलकुलेशन तो हो जाएगा, उसके पहले समझो कि करना क्या है। 50-50 हजार रुपए का कैश फ्लो 5 बार है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब 5 बार किसी को 50,000 रुपए दे रहे हो, तो आपको उसको कहां लेके आना है? 0 ईयर पे। 0 ईयर पे 2.5 लाख होगा कि कम कि ज्यादा? एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट्स के टोटल के बराबर होगी या उससे कम या उससे ज्यादा? हाउ मेनी ऑफ यू से कि 2.5 लाख से ज्यादा होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? 50 पैसे हजार 5 बार मतलब 2,50,000 से ज्यादा होगी। हाउ मेनी ऑफ यू से? हाउ मेनी ऑफ यू से कि 2,50,000 होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? हाउ मेनी ऑफ यू से कि कम होगी 2,50,000 से? एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि व्हेन यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट रिड्यूसेस। हाँ, अगर आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करते देन इट वुड हैव बीन मोर देन 2,50,000 रुपीज। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? टोटल अमाउंट से कम हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इंस्टॉलमेंट्स के टोटल से कम होगी, फ्यूचर वैल्यू हमेशा इंस्टॉलमेंट्स के टोटल से ज्यादा होगी। लिख लो ना एक नोट ऐसे। किसी सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा इंग्लिश में नोट लिख लो सब लोग, मिक्स्ड लैंग्वेज में। किसी सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू उसकी इंस्टॉलमेंट्स के बेयर टोटल, उसके इंस्टॉलमेंट्स के बेयर टोटल से कम होगी। और फ्यूचर वैल्यू बेयर टोटल से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब ब्याज जोड़ना, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब इंटरेस्ट हटाना, अमाउंट को रिड्यूस कर लेना। हाँ, निकाल के बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। 180, 239। ग्रेट, बाकी लोग भी करिए।
1,80,239। बहुत सारे तरीके से आपने सीपीटी आईपीसीसी दोनों में कैलकुलेटर ट्रिक सीखी होगी। आप जीटी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एक बार कर लीजिए क्विकली। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 5 टाइम्स इक्वल टू, देन प्रेस जीटी ग्रैंड टोटल। तो कितना आ गया? जो भी आ गया उसको मल्टीप्लाई कर लो 50,000 से, आ गया 1,80,000। फिर लिखें थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, एन्युटी क्या होती है ये समझते हो ना? इक्वल अमाउंट हो, इक्वल टाइम गैप हो, ऐसी सीरीज ऑफ अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। एन्युटी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है और फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पे कैश फ्लो होते हैं। लेकिन एन्युटी ड्यू का क्या होगा? वो स्टार्ट कहां से हो जाती है? 0 से। अगर इंस्टॉलमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम पीरियड पर है तो ये है एन्युटी। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर है तो इसको क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। जहां पर एंड ऑफ द ईयर पे इंस्टॉलमेंट आने की जगह इंस्टॉलमेंट कहां होती है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर। तो आप लिखें एक क्वेश्चन, कैलकुलेट present value of a series of rupees 20,000 from year 0 to 7 from year 0 to 7 at the rate of 13% पर एनम। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जितने प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूलाज होते हैं इन सब में n नंबर ऑफ इयर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, इन सब में n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब 0 to 7 में एक इंस्टॉलमेंट 0 पर है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर भी है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होगी? 8। निकालिए। ये सही लिखा है मैंने? अरे वाह, चलो आपका ध्यान है। तो फिर सही क्या है? क्या लिखूं? इनटू 1.8 लगाऊं? नहीं लगाऊं, ठीक है। कहिए। 108,452 सिंपल।
एक और तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे हम कि 0 to 7 है, तो इसको 1 to 7 अगर मानेंगे तो नॉर्मल एन्युटी हो जाएगी। 1 to 7 को नॉर्मल एन्युटी से सॉल्व कर लो, और 0 ईयर वाली इंस्टॉलमेंट तो ऐसे ही 0 ईयर पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उसको ऐड कर लो। कैसे? चलो मैं बताता हूं आपको, आप मेरे साथ करो। 1 डिवाइडेड बाय 1.13 कितनी बार इक्वल टू प्रेस करेंगे? 7 बार। 1 डिवाइड बाय 1.13 7 टाइम्स इक्वल टू GT मल्टीप्लाइड बाय 20,000। ये 1 to 7 हो गया, प्लस 20,000, ये 0 ईयर हो गया, तो भी वही 1,08,000 आ गया। चलो फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ रुपीज 10,000 from year 5 to 10. Series of rupees 10,000 from year 5 to 10 at the rate of 14% per annum. 14% per annum. $10,000 into 1 minus 1 upon 1.14 raised to the power 8 divided by 0.14. 8 आएगा, 6 आएगा। ओके, 6 कैसे? अच्छा, n क्या बताएगा यहाँ? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई? 6। और फिर इंटू 1 अपॉन 1.14, m कितना लिख दूं? 4। हाँ, अब मैं आपको जरा 1 मिनट यहां पे बता दूं कि सारे फॉर्मूला में n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को बताता है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 हो गई, और m ये बताता है कि नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट्स है m। जैसे आपने 5th ईयर से चालू करा है, तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर मिसिंग है। 4 नहीं है, 5वें से चालू हुआ है, तो m नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट है। m क्या हो गया? 4। तो बताइए कितना आता है ये? सॉरी, 24। टू 23024 आ गया। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, पर हम अभी उसको टच नहीं करेंगे। अभी जितना अपने को काम में आता है उतना हमने देखा। अब थोड़ा सा बेसिक हम कैपिटल बजटिंग का दिमाग में लाएं, और फिर जाके हम लीज फाइनेंस का कुछ पढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे।
कैपिटल बजटिंग में हम कैश फ्लो निकालते थे, एनपीवी, आईआरआर, कुछ भी निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए होता था? कैश फ्लो, मतलब किस साल कितने रुपए हमारे पास आए, दैट इज इनफ्लो, किस साल कितने रुपए हमारे पास से चले गए, दैट इज आउटफ्लो। प्रॉफिट और कैश फ्लो क्या एक ही बात है? अगर मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है एज पर P&L, तो क्या मेरे पास 5 लाख रुपए का कैश इन हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है? नहीं, क्योंकि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो नॉन कैश आइटम भी डिडक्ट हो जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। लेकिन आपको कैश आइटम को कंसिडर करना है केवल, तो डेप्रिसिएशन को ऐसे केस में आप क्या कर देते थे? ऐड बैक। याद है कुछ आपको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते थे तो आता था कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। एक तरीका उसका और होता था कि डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट अलग से ही कंसिडर कर लिया जाए और बाकी चीजों पर टैक्स अलग से चार्ज कर दिया जाए। कुल मिला के हमको ये करना होता था कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। लीज फाइनेंस में भी हमको कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। चलो थोड़ा लीज फाइनेंस के बारे में आप लिखो, फिर कैपिटल बजटिंग में और क्या जरूरत पड़ती है वो हम देखते हैं एक नए पेज पर। आप शुरुआत कीजिए, लिखिए लीज फाइनेंसिंग। इस पूरे चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप समझते हैं लीज, लेसी और लेसर? एक बंदा अपनी एसेट किराए पर यूज करने के लिए दूसरे को दे दे तो उनके बीच में हुआ एग्रीमेंट क्या कहलाता है? लीज। मैंने आपको एसेट किराए पे दी तो मैं कौन कहलाऊंगा? लेसर या लेसी? और आप क्या कहलाएंगे? लेसी। क्या आप मुझे पीरियोडिकली कुछ पेमेंट करेंगे? वो जो पेमेंट आप मुझे करेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? लीज रेंट कहा जाएगा। ओके, लिखिए। पहले लीज की एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख लें हम। लीज इज एन एग्रीमेंट under which owner of an asset ब्रैकेट में लिखें लेसर, ब्रैकेट क्लोज, transfers the right to use his asset in favor of another person ब्रैकेट में लिखें लेसी। ब्रैकेट क्लोज, फॉर अ पीरियोडिकल कंसिडरेशन और ब्रैकेट में आप लिखें लीज रेंट। ये पीरियोडिकल कंसिडरेशन क्या कहलाएगा? लीज रेंट। पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें, देखो लेसर को क्या फायदा? उसको रेंट मिलेगा और वो रेंट इस तरह से मिलेगा कि जितना पैसा उसने लगाया है उससे ज्यादा उसको रेंट मिल जाएगा। लेसी को अलग अलग फायदे हैं, उसको एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा
और थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके वो उस असेट को यूज कर पाएगा। किराए के मकान में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि घर का मकान खरीदने के लिए हमारे पास इकट्ठा इतना पैसा नहीं होता है, ना कोई हमको लोन देने को तैयार है, या हम लोन लेना पसंद ही नहीं करते हैं। तो किराया दे दो और असेट को यूज करो। हाँ, तो लिखो आप पैराग्राफ चेंज करके, लीज एग्रीमेंट्स आर of following two types. Lease agreements are of following two types. Number one, operating lease. अब ऑपरेटिंग लीज का क्या मतलब है वो लिख लो। ऑपरेटिंग लीज के आगे लिख लो, मीन्स अ लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज वो है जो फाइनेंस लीज नहीं है। और दूसरा आप लिखें फाइनेंस लीज। मीन्स अ लीज in which present value of expected lease rents present value of expected lease rents is equal to or more than cost of the asset, is equal to or more than cost of the asset. Full stop. Here the asset is leased for its whole or substantial life. Leased for its whole or substantial life. मतलब फाइनेंस लीज का मतलब क्या निकला कि मान लो आपने एक नई कार खरीदी, कोई भी ऑडी, कौन सी बता दो मुझे, तो ज्यादा मॉडल नंबर मालूम नहीं है। हाँ, खरीदी, चलो कोई एक खरीदी, नंबर किसी को भी पता नहीं चल रहा। कितने रुपए वाली ली? 2 करोड़। लो, ऑडी 2 करोड़ की आती है क्या? अरे यार, तुम कुछ भी उठा के मिला के घुमा के दे रहे हो यार, मेरे को नहीं मालूम इसका ये मतलब है। फिर चलो, तुमने 50 लाख रुपए की कोई एक कार खरीदी और उस कार की लाइफ 5 साल मान लो, और वो कार आपने खरीदी और ब्रांड न्यू कार मेरे घर पे लाके खड़ी कर दी और बोला कि सर आप यूज करो। नहीं, मुझे मालूम था आपको इतनी तकलीफ होगी। अरे भाई, ये आपका बिजनेस है
और आपने 5 साल की लाइफ में पूरे 5 साल के लिए ये कार मुझे किराए पे दे दी है, और आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल इसके लिए 15 लाख रुपए साल का किराया तय करा है, और 5 साल में आपको 75 लाख रुपीस मिल जाएंगे, और 5 साल बाद मैं आपकी कार आपको वापस लौटा दूंगा, और उसको बेच के भी आपको 5-10 लाख रुपए और फर्दर मिल जाएंगे। तो न केवल आपको कार की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा ही कुछ अमाउंट रिकवर होगा, और जो एक्सेस अमाउंट रिकवर होगा वही आपका रिटर्न है, वही आपकी कमाई है। ऐसी किसी लीज को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज, जिसमें पूरी असेट की यूजफुल लाइफ के लिए असेट को किराए पे दे देते हैं, और किराया ऐसे तय करते हैं कि न केवल प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाए, बल्कि डिजायर्ड रिटर्न भी मिल जाए। एक तरह से देखो तो ये लीज है, मगर दूसरी तरफ से देखो तो ये आपका दिया हुआ लोन है, कि मुझे एक 50 लाख की कार खरीदनी थी और आपने उसके पैसे चुका दिए, और 15 लाख रुपए साल की इंस्टॉलमेंट उस लोन के लिए मैं आपको पे कर रहा हूं। एक तरफ से देखो तो लोन है जो आपने मुझे दिया और मैंने एसेट खरीद ली, दूसरी तरह से देखो तो मैं आपको लीज रेंट दे रहा हूं। इट इज पार्टली अ फाइनेंस एंड पार्टली अ लीज एग्रीमेंट, हेंस इट मे बी नेम्ड एज फाइनेंस लीज। ओके, इससे ऑफ द बैलेंस शीट फंडिंग हो जाती है कि बैलेंस शीट में लोन भी नहीं दिख रहा है और मैं असेट को यूज भी कर रहा हूं। हो गया ना ऐसा? अगर मैं लोन ले लूं और असेट खरीद लूं तो बैलेंस शीट में लोन दिखेगा, और ऑलरेडी मैंने पहले ही बहुत लोन लिए, और लोन आ जाएगा तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा दिखेगा, मेरी बैलेंस शीट बदसूरत नजर आएगी इतने सारे लोन की वजह से। तो आपसे असेट किराए पे ले ली मैंने, अच्छा नाटक खेला, अब मेरी बैलेंस शीट साफ सुथरी नजर आ रही है। दुनिया भर की अकाउंटिंग बॉडीज ने इस बात को रिकॉग्नाइज करा, और उन्होंने बोला कि अगर कोई इस तरह की लीज पे असेट लेता है तो उसको किराएदार मानने की जगह असेट का मालिक मान लिया जाए, और वही डेप्रिसिएशन क्लेम करे और अपनी बुक्स में लोन दिखाए। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वी आर नॉट कंसर्न विथ इट। हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, एफएम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस लिए होते हैं? कि किसी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जाए शेयर होल्डर्स के सामने, दुनिया के सामने। फाइनेंस प्रेजेंटेशन की फालतू बातों में विश्वास नहीं करता है, हार्डकोर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। चूल्हे में जाए ये बात कि उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर पैसे ज्यादा मिले और लगे कम थे तो ये अच्छी बात है, और लगे ज्यादा थे और मिले कम तो ये बुरी बात है। एफएम इस सिंपल चीज पर चलेगा। ओके, हाँ, तो एफएम में हम ऑपरेटिंग लीज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? फाइनेंस। हाँ, ऑपरेटिंग लीज होती क्या है? मगर अरे जैसे आपने एक टैक्सी ली, आपने ओला कैब की ऐप डाउनलोड कर ली, उस पर आपने एक टैक्सी बुक कर दी फ्रॉम नाटा प्रोफेशनल एकेडमी टू एयरपोर्ट। आउट स्टेशन ऑडिट पे जा रहे हो ना आप, तो यहीं से क्लास ली आपने और यहां से उतरे और सीधे एयरपोर्ट, और फिर वहां से मुंबई, और फिर वहां से ऑडिट करा, फिर वापस आ रहे। तो आपने कैब बुक करी, कैब में यहाँ पे बैठे, एयरपोर्ट पे उसने आपको उतारा, आपने पूछा भाई साहब कितने पैसे हुए, और उसने बोला यही 5.5 लाख रुपए। कैसे? बोले मैंने असेट इस तरह से किराए पे दी है जिससे कि न केवल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाए, बल्कि डिजायर्ड रिटर्न भी मिल जाए। नहीं, आपको पूरी एंटायर लाइफ के लिए थोड़ी ही असेट किराए पर दी गई है, इसीलिए हम उस तरह की लीज को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लीज। उसमें लेसर के लिए बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, कभी उसको टेनेंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी भाड़ा ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा। हो सकता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न कमा ले, हो सकता है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर न कर पाए। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीज। एफएम में हम उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसको तो कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। एफएम में हम बात करेंगे सिर्फ किसकी? फाइनेंस लीज। इनफैक्ट बीइंग द यूजर ऑफ द असेट आपको 2 चॉइस दी जाएगी। चलो आपके लिए ही बात करें। नवंबर 17 अटेम्प्ट है आपका, अभी अभी आईपीसीसी आपने पास करा, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, सिटी बस के चक्कर लगाते लगाते आप थक गए और अब आपको एक 2 व्हीलर की जरूरत है। टाइम मैनेज नहीं होता ना, अभी आपके जिस पोजीशन पर हो और आपको आर्टिकलशिप पे जाना है, क्लास आना है, जीएमसीएस ट्रेनिंग लेना है, एटीटी ट्रेनिंग लगना है, और एक ही दिन में सब करना है,
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं चम रहा है, आपको एक टू व्हीलर चाहिए। कितने बच्चे यहाँ खुद के टू व्हीलर से आते हैं या दोस्त के साथ शेयर करके आते हैं, एज द केस में भी? अच्छा, और फिर बाकी लोग कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनपीए ट्रांसपोर्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग एनपीए बस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट? लो, बाकी उड़ के आते हैं। चलो मत बताओ, कोई बात नहीं। तो आपको मान लो एक टू व्हीलर खरीदनी है, मतलब टू व्हीलर चाहिए आपको, खरीदनी क्यों बोले, टू व्हीलर चाहिए यूज करने के लिए। अब आपको दो चॉइस है, या तो खरीद लो या फाइनेंस लीज यानी कि किराए पे ले लो। बोलो क्या करोगे? आपकी बात कर रहा हूं मैं। कितने बच्चे बोले अरे सर क्या किराए पे ले लो, मतलब हम इतने गए गुजरे हैं कि अब टू व्हीलर भी किराए पे नहीं है, हद हो गई मतलब। कितने बच्चे बोलते नहीं नहीं आई विल बाय, आई विल बोरो एंड बाय वन। देखो पैसे तो आपके पास इन एनी केस नहीं है, वन चॉइस इज टू बोरो एंड बाय, लोन लेके खरीद लो, एंड द अदर चॉइस इज टू लीज इट। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि हम खरीदेंगे? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से कि हम किराए पे ले लेंगे टू व्हीलर? हद हो गई। तो बाकी क्या करोगे? चोरी कर लेंगे। हाँ, वो भी एक अच्छी चॉइस है। क्या करेंगे बाकी बच्चे? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से दैट इट डिपेंड्स? हाथ उठाना है। लो, तो फिर और क्या बोलना चाहते हो इसके अलावा? सर आप बताओ ना। अरे भाई, इसका जवाब ये होता है इट डिपेंड्स। अगर किराए पे टू व्हीलर सस्ती पड़ रही है, 70,000 रुपए की एक बाइक आपको 5 साल के लिए किराए पे मिल रही है और 10,000 रुपए साल किराया है, बोलो लोगे किराए पे? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? बाकी सब लोग मतलब उनका डिसीजन गलत है। जिन्होंने यस बोला उनका डिसीजन सही है। 70,000 की बाइक 5 साल के लिए 10,000 के किराए पे मिल रही है, नथिंग लाइक दैट। सामने वाले को आप मूलधन भी नहीं दे रहे हो, उसका ब्याज तो बहुत दूर की बात है। अगर किराए पे सस्ती पड़ेगी तो किराए पे ले लेंगे, और अगर खरीद के सस्ती पड़ेगी तो खरीद लेंगे। जवाब था डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉस्ट। जहां सस्ता पड़ेगा वहां लेंगे, क्योंकि अगर हम सस्ती चीज यूज कर मतलब सस्ता ऑप्शन को चूज कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी वेल्थ क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आई आपको? तो आप लिखें आगे, पैराग्राफ चेंज करिए। आप लिखें एनालिसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of user of the asset. Analysis from the point of view of user of asset. इसमें आप लिखें मतलब इसी के अंदर आप लिखें लीज वर्सेस लोन। लीज वर्सेस लोन। एसेट यूज करना है अगर आपको, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप एसेट को लीज पे ले लें या लोन लेकर के एसेट को खरीद लें। कैश फ्लोज अंडर लीज ऑप्शन। अगर आपने एसेट किराए पे ली तो क्या कैश फ्लोज फेस करना पड़ेंगे वो देख लेते हैं। अरे भाई हम हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत सीधी सी बात है, कहां कितने पैसे लग रहे हैं हिसाब किताब लगा लो।
जहां कम पैसे लग रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है, वो ऑप्शन चूज कर लो। जहां मिलने की बात है तो जहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो ऑप्शन चूज कर लेंगे। ज्यादा पैसे मिलने वाला और कम पैसे लगने वाले ऑप्शन चूज करते रहोगे जिंदगी भर, तभी तो जाके पैसे इकट्ठे होंगे आपके पास और तभी आप धनवान बनोगे। तो लिखो इसके अंदर अब पॉइंट नंबर 1, सब पॉइंट नंबर 1, आउटफ्लो। आउटफ्लो किस बात का आउटफ्लो? लीज रेंट का। आउटफ्लो ऑफ लीज रेंट पीरियोडिकली, यूजुअली ईयरली। आपको लीज रेंट पे करना पड़ेगा। नंबर 2, आप लिखे हैं और क्या कैश फ्लो होगा? लीज रेंट जो आप पे करेंगे तो ये P&L में जाएगा या बैलेंस शीट में? हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, हम तो इनकम टैक्स के रूल फॉलो करेंगे। आपने लीज रेंट पे किया है तो ये असेट है कि एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर है, तो P&L में डेबिट हो जाएगा। तो क्या इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा? तो क्या प्रॉफिट कम होने से हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी? मतलब हमको टैक्स कम देना पड़ेगा। और अगर देना कम पड़े, इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो? इनफ्लो। अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज इनफ्लो। तो सेकेंड पॉइंट आप लिखें, इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट inflow of tax benefit on lease rent। फिर इसके बाद में ये तो लीज ऑप्शन हो गया। अब दूसरा आप लिखें, कैश फ्लोज अंडर लोन ऑप्शन। कैश फ्लोज अंडर लोन ऑप्शन। इसमें आप लिखें, सोचो आप लोन लेके एक असेट खरीद रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखें इसमें इनिशियल कैश फ्लो। इनिशियल मतलब शुरुआत में, जैसे ये ऑप्शन आप स्टार्ट करेंगे तो क्या कैश फ्लो होंगे। इनिशियल कैश फ्लो में आप लिखिए इनफ्लो ऑफ लोन अमाउंट। लोन लेंगे तो पैसा आएगा। और बताओ क्या होगा इनिशियली? असेट खरीदेंगे ना आप इस पैसे से, उसका क्या होगा? आउटफ्लो। तो नंबर 2 आप लिखें, इनफ्लो ऑफ लोन अमाउंट नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आप लिखें आउटफ्लो ऑफ परचेस ऑफ असेट। अब यूजुअली जितने की एसेट होगी उतने का ही लोन होगा, तो दोनों अमाउंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्रैक्टिकली हमारे क्वेश्चंस के अंदर इनिशियल कैश फ्लो वाला स्टेप हमको लेना ही नहीं पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 हो गया इनिशियल कैश फ्लो। फिर लिखें स्टेप 2 एनुअल। स्टेप 2 में आप लिखिए एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल आप लिखें पॉइंट नंबर 1, सोचो लोन लिया है आपने तो हर बार क्या करनी पड़ेगी? इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 लिखें आउटफ्लो
of loan installment और लोन इंस्टॉलमेंट आप देंगे तो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होगा और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी होगा, तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलेगा हमको। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट inflow of tax benefit on interest। क्योंकि इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट भी है और अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को जब आप पे करेंगे तो उस इंटरेस्ट पर आपको P&L में डालने को मिलेगा और वहां से प्रॉफिट कम होगा और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसी को हमने क्या बोला है, टैक्स बेनिफिट। हाँ, फिर और एक चीज होगी, अब चूंकि एसेट आपने खरीदी है तो आप एसेट के मालिक हैं, एसेट के मालिक हैं तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट on depreciation। Inflow of tax benefit on depreciation। ये सब एनुअल नेचर के कैश फ्लोज हो गए। फिर स्टेप नंबर 3, टर्मिनल कैश फ्लो। Step number 3 is terminal cash flow। टर्मिनल कैश फ्लो में आप लिखेंगे, मतलब चूंकि आपने एसेट खरीदी है लोन लेके, तो अब आप उसको बेच पाएंगे क्या कि कोई और बेचेगा? आप बेच पाएंगे, यस और नो? यस। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर, इनफ्लो ऑफ सैल्वेज वैल्यू इनफ्लो ऑफ सैल्वेज वैल्यू। तो और भी कुछ कैश फ्लो होगा यहां पे। जब आप एसेट बेचेंगे तो जरूरी नहीं है कि जितनी उसकी बुक वैल्यू बची है आप उतने में ही सेल करें, उससे कम या उससे ज्यादा पर भी आप सेल कर सकते हैं। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, कैश फ्लो ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस। ये कैपिटल गेन कैसे होगा, मतलब 1 लाख में एसेट खरीदी थी, WDV उसकी 30,000 बची, तो कैपिटल गेन किस केस में होगा? जब उस एसेट को आप 30,000 से ज्यादा में सेल कर पा रहे हो। अगर 40,000 में सेल करा तो कैपिटल गेन कितने रुपए हुआ? 10,000। और अगर 30% टैक्स रेट है तो 40,000 पे 30% लगेगा या 10,000 पे? 10,000 पर 30% टैक्स लग जाएगा, कितना? 3,000। तो एसेट बेच के पूरे 40,000 का इनफ्लो होगा, लेकिन टैक्स पे करने में 3,000 का आउटफ्लो। टर्मिनल क्यों बोला इसको? क्योंकि ये हर साल नहीं होगा, लास्ट में होगा एक बार। और एनुअल क्यों बोला इसके पहले वाले को? क्योंकि वो हर साल हो रहा है। और पहले वाले को इनिशियल क्यों बोला? क्योंकि वो भी एक ही बार हो रहा है, मगर लास्ट में नहीं। कहां हो रहा है? शुरू में। एनुअल तो, इनिशियल तो कुछ था नहीं, अब जो भी कुछ है वो क्या है? एनुअल और टर्मिनल। अब आप देखें, हमने दोनों की कॉस्ट को कंपेयर कर लिया, दोनों की में क्या क्या कॉस्ट आती है वो लिख ली। इसके बाद हमको दोनों ऑप्शन की एनपीवी निकालनी पड़ेगी।
एनपीवी निकालने का क्या मतलब होगा कि आप डिस्काउंटिंग करें लीज ऑप्शन के कैश फ्लोज की भी, लोन ऑप्शन के कैश फ्लोज की भी, और जहां पे कॉस्ट कम आ रही हो मतलब आउटफ्लो कम आ रहे हो उस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें कैश फ्लोज under both of the above options will be discounted to calculate NPV of both the options. To calculate NPV of both options. And we will select the option which has lower cost. We will select the option which has lower cost. लोअर कॉस्ट मतलब जिसमें आउटफ्लोज क्या हो कम। एक की एनपीवी आई -5 लाख, ये एनपीवी नेगेटिव आएगी क्या इन दोनों ऑप्शन के कैश फ्लो पढ़ के, क्या लगता है आपको? क्योंकि इनफ्लोज तो जो है टैक्स बेनिफिट के अलावा और कोई इनफ्लो है ही नहीं, सिर्फ क्या है यहां पर आउटफ्लोज ही हैं। तो कंसिडरिंग दैट दोनों ही ऑप्शन में एनपीवी क्या होने वाली है नेगेटिव। अब जिसमें लेस नेगेटिव होगी मतलब जिसमें कॉस्ट कम होगी उस ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। पर अब सवाल ये है कि डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज की जाए। अगर क्वेश्चन में कोई रेट दी है तब तो उसी रेट को यूज कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई रेट नहीं दी है तब क्या किया जाए तो वो मैं आपको बताता हूं। लिखो आप पैराग्राफ चेंज करके एक नोट। इफ अ डिस्काउंटिंग रेट, ये नोट को अच्छे दूसरे कलर के पेन से बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके लिख लो आप। ये बहुत छोटी सी बात है पर मेरे एक्सपीरियंस में इस पॉइंट पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशंस देखने के बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये नोट को जरा हाईलाइट कर लेना। इफ अ डिस्काउंटिंग रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, then use it फिर अपनी अकल नहीं चलाना है अपने को। एक रेट दी 12%, 10%, 8%, 15%, उससे ये अभी प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला दिखे ना, बस ऐसे डिस्काउंटिंग कर लेंगे। बट इफ द डिस्काउंटिंग रेट इज नॉट गिवन, then use KD. use KD. KD लिखते आता है, कैपिटल K लिखोगे और D थोड़ा नीचे की तरफ, सबस्क्रिप्ट लिख के बताऊं।
के डी इज फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। क्या होता है के डी? ब्रैकेट में लिख लो आई इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। देन यूज के डी एज द डिस्काउंटिंग रेट। अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिख लो इंग्लिश में, डिस्काउंटिंग रेट दी हुई होने के बावजूद, डिस्काउंटिंग रेट दी हुई होने के बावजूद भी अगर केडी से डिस्काउंटिंग कर दी जाए, मतलब ये तो गलत है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अगर डिस्काउंटिंग रेट गिवन है तो फिर डिस्काउंटिंग रेट ही यूज करिए, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो केडी यूज करिए। पर एग्जाम में मान लो आपसे गलती हो गई, रेट दी हुई थी उसके बावजूद भी आपने क्या यूज कर लिया? केडी। तो इस गलती को इंस्टीट्यूट माफ कर देता है, ये गलती, मगर इसको माफ कर देता है और पूरे नंबर देता है। डिस्काउंटिंग रेट दी हुई होने के बावजूद अगर डिस्काउंटिंग केडी से कर दी जाए तो भी आईसीएआई इस गलती को माफ कर देता है। सर आईसीआई कितना दयालु है? ना जी, बिल्कुल नहीं, चूंकि उनके खुद के एग्जामिनर्स ने ये गलतियां कर दी हैं 2-4 बार। 1-2 बार एग्जाम में रेट दी थी तो भी केडी से कर दिया, और एक बार नहीं दी थी तो केओ से कर दिया, और ऐसे खिचड़ी पक गई। तो अब वो क्या बोले, कुछ बोलने के रहे नहीं, तो अब केडी केओ जो यूज करो उससे वो पूरे नंबर दे देते हैं। पर सही क्या है? इफ रेट इज गिवन देन यूज दैट रेट, इफ नो रेट इज गिवन देन ओनली यूज केडी। ये जो इंग्लिश नोट लिखा इसको एग्जाम टिप लिख दो। इंग्लिश नोट क्या है? एग्जाम टिप। एक टिप और लिखो उसके बाद, लॉजिकल टिप। ये चीज मैं लिखवा रहा हूं, प्रूव कहीं जरूरत लगेगी तो करवा दूंगा। जब कैपिटल बजटिंग पूरा पढ़ चुके होंगे तब आप मुझे पूछेंगे तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा। आप लिखें डिस्काउंटिंग करने के लिए ये दोनों हिंदी वाले नोट पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये बहुत बात की बातें हैं। आपको तो जो इंग्लिश के पहली लाइन लिखाई है एक पैराग्राफ उसी पे ही ध्यान देना है, पर ये दूर की बात है। डिस्काउंटिंग करने के लिए सिर्फ केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ही यूज किया जाना चाहिए। बाकी सब गलत है। केडी केओ सब गलत। हालांकि एग्जाम में ये होता ही नहीं है ये केई, पर लॉजिकली यही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। लॉजिक की डेप्थ में जाएंगे तो वो हम लॉजिक अपना घर पे रखेंगे, एग्जाम में लेके नहीं जाएंगे इस लॉजिक को, तो नंबर कट जाएंगे अदरवाइज हमारे उल्टे। क्वेश्चन इस पर फिर हम लोग कल सॉल्व करेंगे। कल कैलकुलेटर इज मस्ट। जहां तक नोट्स का सवाल, फोटोकॉपी करा लें, अदरवाइज 2-4 पेज किसी से लेके, ताकि अपना काम शुरू हो जाए। क्वेश्चंस का डिक्टेशन मैं नहीं दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।